नमस्कार दोस्तों, मैं जीके प्रजापत। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों अपन पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा वगैरह और उनका वर्गीकरण। अब दूसरा है व्यंजन, यानी अपन पढ़ेंगे आज इसमें व्यंजन क्या होता है, व्यंजन का वर्गीकरण क्या क्या होता है, सब इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यंजन का अन्य नाम होता है हल होता है। साथियों परिभाषा में देखो, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब इन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। जैसे उदाहरण क से, जैसे अपन बोले क, तो देखो आपको क का जब विग्रह करोगे यानी तोड़ोगे तो क धन अ होगा, प धन अ होगा। इसी तरह मतलब ऐसा नहीं कह पाई है सभी है, लेकिन मैंने आपको उदाहरण के लिए समझाने के लिए दो शब्द लिखे हैं, वर्ण लिखे हैं कि क प्लस अ होगा, इसका विग्रह करेंगे तो इसका प धन अ होगा। तो कहने का मतलब व्यंजन का उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है साथियों। कितनी है? 33 है, क से ह तक। अब देखो व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर आगे भी है, आगे क्या है क्या नहीं वो सब पढ़ा अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं इसमें ना। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। प्रश्न आया हुआ है कि कहां से कहां तक है, कैसे ह तक है। व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है साथियों। अगर सामान्य से अपन व्यंजनों का वर्गीकरण किया है तो दो आधारों पर कर सकते हैं। जैसे पहला है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। पहला वर्गीकरण देखो, पाए वाले व्यंजन। वे वर्ण जिनके अंत में सीधी खड़ी रेखा आ जाती है उन्हें पाए वाले व्यंजन कहते हैं। यानी जिनके पीछे जो सीधी रेखा आ जाती है उनको पाए वाले व्यंजन कहते हैं। वैसे इनमें से कई बार प्रश्न आया हुआ है, लेकिन इतना बहुत कम प्रश्न आता है इनमें से। ये देखो इनके लास्ट में जो ये पाई है तो वह वाले नोट पाए वाले व्यंजन वर्णों को आधा करने के लिए इनकी पाई हटा देते हैं। अगर इनको आधा करना तो इनकी पाई को हटा देंगे। जैसे न है तो न की इस पाई को हटा देंगे तो आधा वर्ण हो जाएगा। इसके बाद पूंछ वाले व्यंजन। वे वर्ण जिनके अंत में पूंछ से जुड़ी हुई रहती है उन्हें पूंछ वाले व्यंजन कहते हैं। जैसे क और फ है। नोट पूंछ वाले व्यंजन वर्णों को आधा करने के लिए बीच में से उनकी पूंछ काट दी जाती है। टेढ़े मेढ़े व्यंजन, यानी जिन वर्णों की रचना टेढ़ी मेढ़ी होती है उन्हें टेढ़े मेढ़े व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, ट, ठ, ढ, ढ, द, र, है। टेढ़े मेढ़े व्यंजनों को आधा करने के लिए उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। ये सिर्फ एक सामान्य सी बात थी साथियों। जो टेढ़े मेढ़े व्यंजन है, पाए वाले व्यंजन है, ये क्या है कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पढ़ा होता तो कि सर आपने इस तरह से समझाया नहीं। तो यानी मैं आपको किसी भी तरह से कोई भी बिंदु रहने वाला नहीं है, इसमें सारा विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से ये हो गया साथियों, काम की चीज आ गई। उच्चारण प्रयत्न, उच्चारण स्थान की विविधता के आधार पर अपन अलग अलग तो देख रहे हैं। अब इनका वर्गीकरण देखो। स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन। देखो वे वर्ण जो मुख के भिन्न भिन्न भागों से में स्पर्श करके उच्चारित होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी वे वर्ण जो मुख के विभिन्न भिन्न भागों में स्पर्श करके उच्चारित होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है साथियों। कितनी होती है? 25 होती है। तो याद रखना कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कई बार प्रश्न आया हुआ है। जैसे ये होते हैं स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ढ, ढ, ण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, म। यानी ये वर्ग होते हैं। अब इनके साथ ही देखो साथियों, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए इनको याद रखना कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गों की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है? 5 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी इनको क, च, ट, त, प वर्ग भी बोलते हैं। तो इसलिए ये याद रखना, स्पर्श व्यंजन में से कई बार सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। एक तो ये याद रखना। कैसे मात्रक होते स्पर्श व्यंजन, ये भी याद रखना। वर्गीय व्यंजन भी इनको कहते हैं। इनकी वर्गों की संख्या पूछे तो 5 है। इनकी जो स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे टोटल तो 25 होती है साथियों। ठीक है। और कौन कौन सा वर्ग होता है? क, च, ट, त, प। यानी इनका जो प्रथम अक्षर होता है उनको इसमें वर्ग के हिसाब से देखते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट साथियों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में देखो वे वर्ण जो स्वर तथा व्यंजन दोनों के मध्य स्थित उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी वे वर्ण जो स्वर तथा व्यंजन दोनों के मध्य स्थित हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है साथियों। य, र, ल, व। क्या होते हैं? य, र, ल, व होते।
नोट ये भी ध्यान रखना, ये और वह को अर्थ और भी कहा जाता है। अब कौन मानता है क्या नहीं मानता है, तो इसको जैसे अपन लास्ट वाली क्लास, अभी इसके बाद एक और क्लास आएगी, इस तीनों क्लासों में वर्ण विचार खत्म हो जाएंगे साथियों। तो उसमें ये सारी चीजें में एक एक बिंदु और अलग से अगर कोई रहता है तो उनको लेके आऊंगे। इसमें अपन को मतलब वो नहीं करना था, सीधा सीधा सामान्य सी कक्षा रखनी थी। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से, य र ल व होते हैं। तो याद रखना अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी, 4, य र ल व। यह और वह को अर्थ और भी कहा जाता है साथियों। इसके बाद देखो साथियों, यह उस व्यंजन, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अंदर से गर्म हवा निकलती है उन्हें उस व्यंजन कहते हैं। गर्म हवा का मतलब देखो, जैसे अपन उच्चारण करके देखेंगे, श श श, तो यानी एक गर्म हवा के रूप में बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से मैंने संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। याद रखना कि उस व्यंजन को कौन से व्यंजन कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, यानी इससे घर्षण उत्पन्न होता है साथियों। उच्चारण करने का है तो आपको अगर ऐसे नहीं हो तो आप शीशे के सामने जाके अपने घर पे आराम से उसके सामने बोल के उच्चारण करके देखना, आपको खुद को एहसास हो जाएगा साथियों। उस व्यंजन की संख्या कितनी, 4, छ है होते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। याद रखना इस लाइन को साथियों, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है ना। संयुक्त व्यंजन संख्या 4 होती है। वे वर्ण जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी वे वर्ण जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी, 4 होती है। कस, त्रय, अज्ञ और स्र। तो देखो साथियों, कस में क और स, त्र में त और र, घ में ज और य, स्र में श और र से मिलकर के बना होता है। तो साथियों ये इससे कई आपको वैसे बार बार कहने की जरूरत नहीं से आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि हर टॉपिक से जो जितने भी पर्सन बने हुए हैं, जैसे अभी इसमें जो पर्सन आए हुए हैं उन सबको मैं उन्हें उदाहरण में शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी आपके जो आए हुए सारे सवाल और एनसीईआरटी के सारे उदाहरण अपने को प्रत्येक टॉपिक में देखने को मिलेंगे साथियों। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, बहुत मोस्ट याद रखना। कषय, त्रय, ज्ञ, स्र, संख्या चारों को, और इनका वर्गीकरण भी याद रखना कि जो कषय है वो किससे मिलकर बनेगा, क और स से, त्रय, तय और र से मैंने घे। ये घे कई बार पूछा गया साथियों, क्योंकि कषय में तो अपन को याद रहा क और स, त्र में त उच्चारण करते तो भी आ जाता है, लेकिन जो ये घ है इसमें कहीं याद नहीं होता। तो याद रखना घ गलत नहीं होना चाहिए ना। इसके बाद देखो द्विगुण व्यंजन, उनको द्विस्पष्ट व्यंजन भी कहते हैं, उत्सिप्त भी कहते हैं और ताड़नजात भी कहते हैं साथियों। याद रखना द्विगुण व्यंजन, द्विस्पष्ट व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन और ताड़नजात, यानी इन सभी नामों से प्रश्न आया हुआ साथियों। तो ये सारे नाम याद रखना, इनकी संख्या होती है 2, ड और ढ। देखो किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनमें दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। यानी वे वर्ण जिनमें दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो याद रखना कौन कौन से, ड और ढ, इनके नीचे बिंदी लगी हुई, ध्यान रखना। ग्रेत या आगत वर्ण, वे वर्ण जो विदेशी भाषाओं में से आकर हिंदी भाषा में शामिल हो गए उन्हें ग्रेत या आगत वर्ण कहते हैं। संख्या 6 होती है, जैसे क, ख, घ, ज, फ, ओ। यानी देखो इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये याद रखना, ध्यान रखना इनका, है ना। इसके बाद में परकंपित या लुंठित वर्ण। तो साथियों कई बार सीधा सा परकंपित का शाब्दिक अर्थ होता है कांपना होता है। क्या होता है, कांपना होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ में कंपन उत्पन्न हो, जीभ में कंपन उत्पन्न हो उन्हें परकंपित वर्ण कहते हैं। संख्या 1 होती है, र होता है। तो याद रखना परकंपित और लुंठित वर्ण कौन सा होता है, र होता है। ग्रहित रागत वर्ण ये होते हैं। द्विगुण ढ और ढ होता है। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं, आपको पता है सही। उस व्यंजन स होते हैं साथियों। यानी इनसे सीधा सा ये प्रश्न पूछा जाता है। परिभाषा सहित इसलिए लिखा था कि साथियों आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे देखो साथियों, पार्श्विक या वत्स्य वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों किनारों से निकल जाती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं साथियों। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों किनारों से भी निकल जाती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मुसड़ों का स्पर्श करती है उन्हें वत्स्य वर्ण कहते हैं। पार्श्विक या वत्स्य वर्ण कौन सा होता है, लय होता है साथियों। इनको लय को पार्श्विक और वत्स्य वर्ण याद रखते हैं, तो ये याद रखना है। संघर्षहीन और सप्रभा व्यंजन या रेला वो कोई कहते हैं साथियों, वहां पर लिख नहीं पाया था तो इसलिए इधर लिख दिया मैंने। संघर्षहीन और सप्रभा यह है साथियों, संघर्षहीन
और सप्रभा व्यंजन ये रलव को बोलते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में घर्षण उत्पन्न न हो उन्हें संघर्षहीन सप्रभा व्यंजन भी कहते हैं, याद रखना साथियों ना। इसके बाद देखो स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ घर्षण उत्पन्न हो उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है साथियों। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? च, छ, झ, झ, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो याद रखना। अब इधर ये स्पर्श संघर्षी पढ़ रहे हैं और इसमें अपन ने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन, इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखना ये संघर्षी व्यंजन है और वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो दोनों का अलग अलग याद रखना है ना साथियों। इसके साथ बाद में अपन पढ़ते हैं अगला जो वर्गीकरण देखते हैं। घोष, तव या नाद या स्वतंत्री के आधार पर 2 प्रकार होते हैं साथियों, सघोष और अघोष। जो इस पेज से मैं आपको बता दूं कि लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यानी इस पेज में से प्रत्येक पारी में मतलब एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, जहां पर वर्ण विचार और प्रश्न फैक्ट आएगा आता ही आता है। घोष या नाद स्वतंत्र के आधार पर 2 प्रकार होते हैं साथियों, सघोष, अघोष। अब देखो साथियों घोष का अर्थ क्या होता है, मैं आपको सामान्य सी बात समझा दूं। घोष का अर्थ होता है कंपन। क्या होता है? कंपन होता है। अब देखो स का मतलब साथ में, स एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है साथ में, तो यानी साथ में क्या हो? कंपन हो, तो वह सघोष वर्ण कहलाएंगे। अघोष का मतलब अ या एक उपसर्ग है, तो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। अ का क्या अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। तो नहीं का मतलब नहीं है। क्या नहीं है? घोष यानी कंपन नहीं है, यानी जिसमें कंपन नहीं है वह अघोष, जिसमें साथ में कंपन है वो कौन से वर्ण हो जाएंगे? सघोष वर्ण हो जाएंगे साथियों। अब देखो सघोष किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र से टकरा करके उच्चारित होते हैं घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। अच्छा सघोष और घोष दोनों ही कहते हैं साथियों ना, याद रखना। ये तो परिभाषा के लिए मैंने यहाँ पे सघोष लिख दिया, तो ये नहीं कि घोष या सघोष ही होता है, घोष नहीं होता। दोनों का मतलब एक ही होता है ना। वे वर्ण जो स्वतंत्र से टकरा कर उच्चारित होते हैं सघोष कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का मतलब जो अपन ने पढ़ा है क च ट त प वर्ग, उसका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है साथियों। और यह र ल व है होता है। इसमें ध्यान रखना है कि सघोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यानी 345 और यह र ल व है आएगा साथियों। इसके बाद देखो अघोष में वे वर्ण जो स्वतंत्र से बिना टकराए उच्चारित होते हैं उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष का मतलब वे वर्ण जो स्वतंत्र से बिना टकराए उच्चारित होते हैं उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? पहला, दूसरा यानी 12 श आते हैं, श आते हैं। अब देखो इसमें है नहीं आएगा क्योंकि है इधर आ गया, तो ये हो गई सघोष और अघोष साथियों। अब आपको अगर याद रखने का सबसे बढ़िया जिस तरह से आप इनको सेट करके लिख सकते हो ट्रिक, घोष ओब्लिक सघोष आपको पता है, घोष बटावा अघोष, तो 345 यह र ल व है और 1 2 स है। अगर इस लाइन को याद कर लोगे तो ये कभी भी आपके गलत होने के कोई चांस ही नहीं बनते हैं। अघोष का मतलब ऊपर लिख लो 345 यह र ल व है और अघोष का मतलब 1 2 और स है। इस तरह से इनको लिख करके आप याद रख सकते हो साथियों। अगर ये लाइनें आपको याद हो जाती है तो इसके में से जो घोष और सघोष के आधार पर जो वर्गीकरण है ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद में पढ़ते हैं साथियों प्राणवायु और प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। देखो प्राणवायु और अल्पप्राणत्व कहते हैं 2 प्रकार होते हैं, महाप्राण और अल्पप्राण और महाप्राण। अब देखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा कम शक्ति से बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अल्प का मतलब कम और प्राण यानी वायु, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा कम शक्ति से बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत 135 वर्ण या ए र ल व आते हैं। 135 वर्ण नहीं साथियों, इनको याद रखना 1 3 5, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का जो कचटता पाते हैं ना तो उसमें 135। अब यहाँ कितने थे? 345 है, जबकि यहाँ कितने? 135। ये याद रखना। यह र ल व आते हैं। अब इसमें है कहीं पर भी नहीं आता है, यह र ल व आता है, इसमें नहीं आता, यहाँ पर है आया तो ऊपर है ना। इसके बाद देखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा अधिक शक्ति से बाहर निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण स है आते हैं। ट्रिक अल्पप्राण बटाओ महाप्राण यानी 135 यह र ल व और स है। अब देखो साथियों इन दोनों को इस तरह से आप याद रख सकते हो
कैसे याद रख सकते हो? देखो ट्रिक, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। इसमें तो जो घोष, इसमें ए नीचे है, इसमें ए ऊपर आएगा, याद रखो। या फिर इधर इनको ऐसे सेट कर सकते हो, यहाँ 3 4 5 आया था, यानी 345 आया था, तो यहाँ 135 आ रहा है। ये अरल हुआ तो हमेशा ऊपर ही रहते हैं, तो ऐसे याद करो। कैसे भी करके कुल मिला के इनको आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न अधिकांश यहाँ से आता है साथियों। उसके बाद देखते हैं साथियों वर्ग उच्चारण स्थान, यानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान करते समय मुख का जो भाग सक्रिय होता है उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख्यतः इनके 8 भेद होते हैं। अब देखो कंठ, कंठ से कौन कौन से, ये संस्कृत के सूत्र हैं, आप याद रख सकते हो। आप कहोगे कि संस्कृत के नहीं साथियों, इनसे एक याद करने का तरीका होता है, तो अच्छी से, जैसे कंठ होता है अंको विसर्जनीय आना कंठ है, यानी अगर 2 4 बार इनको पढ़ोगे तो याद हो जाओगे, तो आप मेरे साथ उच्चारण करोगे। कंठ अंको विसर्जनीय है कंठ है, यानी ए आ और क वर्ग, क वर्ग का मतलब पूरा ना, क ख ग घ है और विसर्ग आएगा साथियों। अब देखो साथियों विसर्ग आएगा। अब विसर्ग क्या होगा कि मान लो कोई, जैसे मैंने लिखा है, अब है के बाद जैसे मैंने ये क लिख रखा है लिख रखा, तो है में आपको पता है सही कि ए मिला हुआ है, तो ए का जो उच्चारण स्थान होगा, अगर विसर्ग को सिंगल विसर्ग पूछता है तो कंठ होगा, लेकिन मान लो है का पूछता है, अब है में कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, तो अब इसमें क्या होगा साथियों कि जो है का उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाएगा। इसको मैं अलग से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लिख के लाऊंगा, पर फिर भी आपको बता रहा हूं ना। तो कंठ में क्या होगा, है आ और क वर्ग क ख ग घ हंग है। तालु का इचु सानु तालु क्या होगा, इचु सानु तालु, ई और च वर्ग, यानी च छ ज झ य और स याद रखना। मुर्दा रिटू साना मुर्दा, तो अब याद रखना साथियों, यहाँ पे स आ रहा है, यहाँ सा, लेकिन याद रखना यहाँ सशंकर वाला या सषटकोण वाला आ रहा है ना। रिटू साना मुर्दा, री ट ठ ड ड र और स आएगा साथियों। दंतल ली तुलसान है, दंतल री त वर्ग और ल और स आएगा इसमें साथियों। कंठ तालु, कंठ तालु एधोते कंठ तालु ए आई आएगा साथियों इसमें। कंटोष्ट ओधोते कंटोष्ट ओ और औ आएगा साथियों इसमें। और इसके बाद होगा वकार से तंतोष्ट, इसमें आएगा वह आएगा साथियों। तो इस तरह इनके उच्चारण स्थानों को ऐसे याद रख सकते हो साथियों। तो साथियों ये तो हो गए आपके जो वर्गीकरण वगैरह आ रही है। अब इसके बाद जो लास्ट थर्ड पार्ट आएगा इसका, यानी इससे पहले एक पार्ट डाल दिया गया है, ये सेकंड पार्ट हो गया। दो पार्ट में आपके लगभग वर्ण विचार हो गए। अब तीसरा जो पार्ट आएगा वर्ण विचार, उस तीसरे पार्ट में क्या होगा, जितनी भी आपके जो अगर कोई चीज रह गया है, मान लो रह क्या गया है, जैसे मैंने वहां पर इसमें आपको नहीं बताया वर्णों की संख्या वगैरह कितनी होगी कितनी नहीं होगी, मैंने ये नहीं बताया। इसमें बस है कि छोटी इकाई कौन सी, बड़ी इकाई कौन सी है, लघुत्तम इकाई किसको बोलते हैं, तो ये सारी चीजों का वर्णों का वर्गीकरण, भाई कितनी संख्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें। और उसके अलावा जो एनसीईआरटी में आया हुआ कोई अलग पर्सन मिलेगा जो इनसे बाहर जा रहा है, वो सारे पर्सन को उसमें ऐड करके मैं तीसरे पार्ट लेके आऊंगा साथियों। तो साथियों आपको क्लास में आपको समझ में आ गया है, क्योंकि इस तरह से अपनी क्लास चलेगी तो इसमें कोई भी समय की खराबी नहीं है, क्योंकि 20-30 मिनट की वह है, 20-30 मिनट की है, और नेक्स्ट क्लास 20-30 मिनट की होगी, यानी 60 मिनट करीब 1-1.5 घंटे में एक टॉपिक आपका जो बढ़िया सा अच्छा टॉपिक, जो वर्ण विचार जिसको 2-3 घंटे में आप कहीं से पढ़ते हो या अदर जगह से यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, तो यहाँ 20 मिनट 30 मिनट में या 1 घंटे में मान लो आप पूरी क्लास है, तीनों क्लासों को 1 घंटे में आराम से आप देख सकते हो। तो साथियों इस तरह से समय की आपके बचत होगी और बहुत जल्द ही आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रिट में काम आएगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में है, लेकिन अपने रिट को ध्यान में रख करके वीडियो क्लासें बना रहे हैं अभी, तो ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य जानकारी के लिए आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि साथियों जैसे अब टॉपिक खत्म होगा उसके 20-20 क्वेश्चन क्या करूंगा मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, तो यानी उसके लार टेस्ट भी आपका करवाया जाएगा, जो ऐसा कुछ नहीं है भाई फ्री में रहेगा, वहां पर फिर आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इस टॉपिक को पढ़ करके आराम से वो क्वेश्चन कर सकते हो साथियों। तो ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें प्लीज साथियों, जिससे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अच्छे ज़्यादा, क्योंकि आप सब जानते हो इस बात को कि जितने ज़्यादा व्यूज आते हैं उतना ही अच्छा कंटेंट और अच्छी तैयारी, मतलब और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए साथियों प्लीज़ अपने साथियों को भी शेयर करें, और जितने भी साथी मेरे देखते हैं तो उनको लाइक करें और अपने स्टेटस वगैरह पर लगाएं, सभी साथियों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अपने आ सके। ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, वही 5 बजे क्लास आती है। तो ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।